चलो भाई आगे स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग यूजर्स में कहा था कि रेडियो कम्युनिकेशन को स्टडी कर लेंगे कि रेडियो कम्युनिकेशन एलसीआर सर्किट में इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस की मदद से किस तरीके से होता है। तो ऐसा है कि किसी भी रेडियो के अंदर एक एलसी सर्किट लगा होता है जो कि एसी सोर्स से ऑपरेट हो रहा होता है, और जो कैपेसिटर होता है ये वेरिएबल कैपेसिटेंस का होता है। मतलब इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस फिक्स्ड नहीं होता है, और इसके साथ एक एंटीना कॉइल लगी होती है। ठीक है, रेडियो के अंदर बता रहा हूं, देख रहे हैं एंटीना कॉइल लगी है इस रेडियो के अंदर जो कि इस इंडक्टर के साथ वर्क करेगी वाया म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन अपन ने ईएमएफ में पढ़ा था, ईएमआई में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। तो उस प्रिंसिपल पे अपना ये रेडियो कम्युनिकेशन काम करेगा। तो है क्या कि ये ट्यूनिंग ऑफ रेडियो चैनल जो है वो इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस के प्रिंसिपल पर काम करता है। तो हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, थोड़ा सा अगर समझना चाहें तो भाई इसमें रेजिस्टेंस तो है नहीं सर्किट में। ये जो कॉइल है इसमें सिर्फ एक इंडक्टर है और एक कैपेसिटर है, और कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जो है वो वेरिएबल है। ठीक है, सीरीज में दोनों आपस में कनेक्टेड है, और इस एंटीना कॉइल के साथ ये कॉइल म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करेगी। तो क्या है कि बहुत सारे स्टेशन से वेव्स आ रही होंगी, ठीक है ना, इनकमिंग वेव्स होंगी जो ये एंटीना कैच करेगा, और उन इनकमिंग वेव्स जो हैं वो क्या करेंगी कि ये जो हमारी एंटीना कॉइल है इसमें प्रोड्यूस करेंगी क्या, ईएमएफ ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। अलग अलग फ्रीक्वेंसीज की वो ईएमएफ इसमें प्रोड्यूस करेंगे। अब उससे क्या होगा कि म्यूचुअल इंडक्शन के प्रोसेस से इसमें भी क्या इंड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा इस कॉइल में भी। वाया म्यूचुअल इंडक्शन क्या होगा, इसमें भी ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा वेरिएबल फ्रीक्वेंसी का। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे रेडियो में नॉब होती है जिससे हम वो सेट करते हैं, उसको घुमा के मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करते हैं कि किस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे कौन सा रेडियो स्टेशन मिलेगा। तो उस रेडियो की नॉब को एडजस्ट करके हम बेसिकली करते क्या है, इस कैपेसिटेंस को ऑल्टर करते हैं, इसकी वैल्यू चेंज करते हैं। इसकी वैल्यू चेंज हम लोग तब तक करते हैं जब तक ये जो फ्रीक्वेंसी है ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और जो फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्किट है हमारे पास, ये दोनों इक्वल ना हो जाए। तो जो इनकमिंग फ्रीक्वेंसी होती है, अगर बिल्कुल सरल शब्दों में लिखना हो इसको, तो इनकमिंग फ्रीक्वेंसी जो है, जो वेरिएबल ईएमएफ की वजह से आ रही है, जब वो फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्किट के बराबर हो जाती है तो उस केस में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस हो जाएगा और करंट सर्किट में मैक्सिमम हो जाएगा। मैक्सिमम करंट के करस्पॉन्डिंग क्या होता है कि वो सिग्नल एम्पलीफाई हो जाएगा और हमको वो पर्टिकुलर रेडियो स्टेशन सुनाई देने लगता है। तो इस तरीके से हमारा रेडियो कम्युनिकेशन वर्क करता है। मैंने बताया ये एलसी सर्किट है, सीरीज में वेव्स आती हैं, वेव्स इस एंटीना कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस करती है डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का वाया म्यूचुअल इंडक्शन जो कि इसमें प्रोड्यूस होता है। तो जब हम लोग अपने नॉब को एडजस्ट करते हैं और नॉब से कैपेसिटर की वैल्यू इस हिसाब से एडजस्ट करते हैं कि इनकमिंग फ्रीक्वेंसी और जो फ्रीक्वेंसी सर्किट की है दोनों बराबर हो जाए, मतलब इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, उस केस में करंट हमारा मैक्सिमम हो जाता है और हम पर्टिकुलर सिग्नल को एम्पलीफाई करके उस पर्टिकुलर रेडियो चैनल को सुन लेते हैं। तो इस तरीके से रेडियो कम्युनिकेशन वर्क करता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग पावर इन एसी सर्किट्स पे। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये जो हमारे पास सीरीज रेजोनेंट सर्किट है, इस सीरीज रेजोनेंट सर्किट में जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो फिक्स फ्रीक्वेंसी का हो रहा है।
ठीक है ना। तो हमको ध्यान रखना है कि इट इज ऑल्सो नोन एज एक्सेप्टर सर्किट, बस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए। दिस इज ऑल्सो नोन एज एक्सेप्टर सर्किट। क्यों कह रहे हैं एक्सेप्टर सर्किट? क्योंकि जो सीरीज रेजोनेंट सर्किट है वो करंट प्रोड्यूस करता है एक करस्पॉन्डिंग फिक्स फ्रीक्वेंसी के लिए। भाई ये जो मैक्सिमम करंट मिल रहा है हमको, ये हर फ्रीक्वेंसी के लिए थोड़ा ना मिल रहा है, एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी के लिए मिल रहा है हमको ये मैक्सिमम करंट। हर फ्रीक्वेंसी के लिए नहीं, जैसे रेडियो चैनल होते हैं ना 92.7, 93.5, तो एक करस्पॉन्डिंग फिक्स फ्रीक्वेंसी के लिए ही वो मैक्सिमम करंट प्रोड्यूस कर रहा है। तो इस वजह से इसको क्या कहा जाता है? एक्सेप्टर सर्किट भी बोला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पावर इन एसी सर्किट्स पे। तो अपन अब देखते हैं पावर इन एसी सर्किट्स। तो पावर तो हमको बेसिक उसका मतलब तो पता ही है पावर का। पावर क्या है? The rate at which electrical energy is consumed in a electrical circuit. Rate at which electrical energy is consumed in an electrical circuit. तो उसको अपन कहेंगे क्या? इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है। हमको पता है कि डीसी सर्किट में क्या होता है। डीसी सर्किट में पावर नॉर्मली सिंपल फॉर्मूले से दी जाती है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? सबको पता है, वोल्टेज इनटू करंट, है ना। पावर का फॉर्मूला VI होता है किसमें? डीसी सर्किट्स में। ठीक है ना। बट एसी सर्किट में क्या हो रहा है? एसी सर्किट में क्या हो रहा है? एसी सर्किट में ये दोनों चीजें कांस्टेंट नहीं है ना। यहाँ पे V एंड I वैरी करते हैं। कैसा? साइनोसाइडली विथ टाइम। ठीक है, साइन के फंक्शन के अकॉर्डिंग वैरी करते हैं टाइम के साथ। एसी सर्किट में V एंड I, तो जो पावर हम लोग इसमें कहेंगे, मतलब पावर जो एसी सर्किट में होगी उसको हम कांस्टेंट नहीं कह सकते हैं, बल्कि उसको कहेंगे इंस्टेंटेनियस पावर। क्यों कहेंगे? क्योंकि हर टाइम पे वोल्टेज और करंट की वैल्यू अलग अलग होगी एज पर टाइम। तो एसी सर्किट में हम पावर को कहेंगे इंस्टेंटेनियस पावर। यहाँ पे कांस्टेंट या फिक्स्ड पावर हमको नहीं मिलेगी। तो इंस्टेंटेनियस पावर को निकालने का फॉर्मूला भी वैसे ही बन जाएगा, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इनटू इंस्टेंटेनियस करंट। मतलब उसी टाइम पे जो करंट और वोल्टेज की वैल्यू होगी उनको मल्टीप्लाई करके अपन क्या करेंगे? इंस्टेंटेनियस पावर हम निकाल लेंगे। ठीक है ना। तो बड़ा आसान है। तो मान लेते हैं किसी सर्किट में, किसी एक एसी सर्किट में जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू होगी V0 sin ओमेगा t, और मान लेते हैं करंट लैग कर रहा है पीछे I0 sin ओमेगा t माइनस फाइव। फाइव जो है वो फेज डिफरेंस है करंट और वोल्टेज के बीच में। ठीक है। तो यहाँ पे पावर का फॉर्मूला जो होगा इंस्टेंटेनियस पावर का, वो क्या बनेगा? इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इंटू इंस्टेंटेनियस करंट। मतलब V0 sin ओमेगा t इंटू I0 sin ओमेगा t माइनस फाइव। इसको लिख लेंगे V0 I0 sin ओमेगा t इंटू sin ओमेगा t माइनस। इस इक्वेशन को अपन क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से ही डिवाइड कर देंगे। ऐसा करने पे क्या होगा? ये आइडेंटिटी अंदर बन गई है 2 sin a sin b, और ये पता ही है क्या होती है? cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, है ना। तो ये क्या चीज बन जाएगी? ये बन जाएगी V0 I0 बाय 2 cos a माइनस बी। तो a माइनस बी करेंगे अपन, तो यहाँ पे प्लस का 5 बचेगा और माइनस cos a प्लस बी। तो a प्लस बी अगर करेंगे तो यहाँ बनेगा 2 ओमेगा t माइनस 5। ठीक है, ये आ जाएगा अपने पास। तो ये आएगा V0 I0 बाय 2 cos 5 माइनस cos
2 ओमेगा टी माइनस 5। ये हमारे पास एक फॉर्मूला बना पावर का, ठीक है ना। अब ये जो कॉस में अगर आप देखो तो जो ये फंक्शन है कौन सा 2 ओमेगा टी माइनस 5, ये टाइम डिपेंडेंट फंक्शन है कॉस का, टाइम के साथ वेरी करेगा ये फंक्शन। तो एक कंप्लीट साइकिल में जब आप टाइम की वैल्यू यहाँ रखोगे तो एक कंप्लीट साइकिल में कॉस की एवरेज वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है कंप्लीट साइकिल में। तो फॉर ए कंप्लीट साइकिल जब स्मॉल टी बराबर कैपिटल टी होगा तो उस केस में इस फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो फॉर वन कंप्लीट साइकिल कॉस 2 ओमेगा टी माइनस 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। नहीं, अरे भाई पढ़ा है ना, तो कॉस थीटा की वैल्यू एक कंप्लीट साइकिल में जितना पॉजिटिव एरिया है उतना नेगेटिव एरिया है। तो कंप्लीट साइकिल में कॉस फंक्शन की वैल्यू 0 होगी क्योंकि टाइम डिपेंडेंट है। जब स्मॉल टी की वैल्यू कैपिटल टी के बराबर रखेंगे तो इस फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो जैसे इस फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी तो अपन कह सकते हैं कि जो पावर आएगी वो आएगी v0 i0 by 2 इंटू सिर्फ cos फाई फंक्शन बचेगा अपने पास। देखो ये हमारे पास फंक्शन आ जाएगा पावर का v0 i0 by 2 इंटू cos फाई, ठीक है। अब बात आती है ब्रेक करने की। तो अगर मैं इस पावर को ऐसा देखूं कि v0 by रूट 2 इंटू i0 by रूट 2 इंटू cos फाई, ये 2 को ब्रेक कर लिया है रूट 2 और रूट 2 में। तो v0 by रूट 2 क्या था अगर याद हो, दिस इज vrms, ये irms है और ये cos फाई। तो पावर इन एसी सर्किट का फॉर्मूला आएगा vrms इंटू irms इंटू cos फाई, मतलब आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इंटू आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज इंटू cos फाई। ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा एसी सर्किट में पावर का, ठीक है। देख लो, फिर इस पे केसेस डिस्कस करते हैं, ठीक। चलो भाई आगे बढ़े केसेस की तरफ। हाँ भाई, तो अब कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं। इसमें पावर का फॉर्मूला ध्यान रखना अपने को, VRMS IRMS cos फाई, ठीक है। ये फॉर्मूला ध्यान में रखते हुए ही चलेंगे। पहला देखना अपने को सर्किट कंटेनिंग प्योर रेजिस्टेंस ओनली, सर्किट जिसमें सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस ही हो और कुछ भी मौजूद ना हो, ठीक है ना। जब सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस होगा तो उसमें पता है उस केस में V और I कैसे होते हैं, सेम फेज में होंगे। उस केस में फाई की वैल्यू क्या आएगी, 0 डिग्री। तो पावर बन जाएगी VRMS IRMS cos 0, और cos 0 की वैल्यू तो 1 होती है, सबको पता है। तो पावर का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, VRMS इंटू IRMS या फिर V0 I0 by 2, जैसा लिखना चाहो अपनी मर्जी से, ठीक है ना। क्योंकि इस फंक्शन में cos की वैल्यू मैक्सिमम है, हम लोग कह सकते हैं कि मैक्सिमम पावर जो है वो कंज्यूम होगी इस सर्किट में। मैक्सिमम पावर इज कंज्यूम्ड इन दिस सर्किट, इस सर्किट में मैक्सिमम पावर कंज्यूम हो रही होगी, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट होगा अपने पास सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली, ऐसा सर्किट जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर हो। तो जब सर्किट में इंडक्टर होता है तो उनको पता है वोल्टेज और करंट में π/2 का फेज डिफरेंस होता है, जहां वोल्टेज करंट को π/2 फेज से लीड कर रहा होता है, ठीक है। तो अगर वोल्टेज π/2 से करंट को लीड कर रहा है तो फाई की वैल्यू हो गई 90 डिग्री, और फाई की वैल्यू 90 डिग्री का मतलब cos फाई क्या हो गया भैया, cos फाई की तो 0 हो गई ना। cos फाई हमारे पास क्या हो गया, 0 हो गया। cos फाई 0, इस फॉर्मूले में यहाँ 0 डालोगे तो एवरेज पावर क्या आ जाएगी सर्किट की,
जीरो आ जाएगी। जब सर्किट में सिर्फ इंडक्टर होगा तो एवरेज पावर क्या होगी इंडक्टर सर्किट में जीरो होगी। कब? ओवर अ कंप्लीट साइकिल। ये ध्यान रखना है, कब? ओवर अ कंप्लीट साइकिल। कंप्लीट साइकिल क्यों बोला? क्योंकि ये फॉर्मूला अपन ने तब ड्राइव किया था जब हम पावर को ओवर अ कंप्लीट साइकिल देख रहे थे। ठीक है, तीसरा वाला भी देख लेते हैं। तीसरा हमारे पास आ जाएगा सर्किट कंटेनिंग प्योर कैपेसिटर ओनली, है ना, प्योर कैपेसिटर ओनली। तो इसमें भी वही मामला है भाई, वोल्टेज और करंट में π/2 एंगल का ही फेस डिफरेंस होता है, बस माइनस π/2 का होता है, क्योंकि वोल्टेज लैग कर रहा होता है करंट से। तो फिर से अगर आप cos फाई निकालोगे दैट इज cos माइनस π/2, तो वो आना जीरो ही है। तो फिर से एवरेज पावर क्या आ जाएगी सर्किट में? जीरो आ जाएगी ओवर अ कंप्लीट साइकिल। एक कंप्लीट साइकिल में जिसमें कैपेसिटर है सर्किट में सिर्फ, उसमें एवरेज पावर क्या आएगी हमारे पास? जीरो आ जाएगी। ठीक है, ये क्लियर होगा। तो ये तीन सर्किट है जो अपने अपन ने पढ़े, रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर। अभी आगे देखते हैं एलसी, एलआर, सीआर, एलसीएस सारे देखेंगे, बट अभी जो तीन बेसिक है उसमें एवरेज पावर का कॉन्सेप्ट अपन ने समझ लिया। ठीक है, ये क्लियर है, इसको समझो फिर आगे बढ़ते हैं।